देखो लास्ट क्लास में हमने जो आयताकार विभव प्राचीर के बारे में पढ़ा था। उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि एक इस प्रकार का एक आयताकार आपके पास में क्या होगा, पोटेंशियल होगा या विभव क्षेत्र है, जिसमें ये x बराबर 0 पे और ये x बराबर किसके ऊपर, a के ऊपर। अब देखो इसमें डिसकंटिन्यूटी हो रही है किस जगह पे, x बराबर 0 के ऊपर और x बराबर a है। तो इन दोनों बिंदुओं के ऊपर एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, परिसीमा प्रतिबंध का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये है किसके ऊपर, x अक्ष के ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि ये जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल के फील्ड के अंदर यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसका मान क्या है, v नॉट। यहाँ पे ये क्या है, 0, और यहाँ पे ये क्या है, 0। इसमें हमने जब ये दो फील्ड के लिए, एक तो ये वाला फील्ड और एक ये वाला फील्ड, इसके अंदर दोनों में आप देखोगे जब पोटेंशियल 0 है तो श्रोडिंगर इक्वेशन जो है कौन सी, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v साइन बराबर 0 का यूज करके जब आपने इसके दोनों फील्ड, एक तो ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि सेकंड जो है वो किसका होगा, इस पोटेंशियल के अंदर वाला ही फील्ड होगा। क्योंकि आप देखोगे तो इस फील्ड के अंदर, इस फील्ड के अंदर तो पोटेंशियल समान है और इसके अंदर पोटेंशियल चेंज है। तो कोई भी पार्टिकल अगर इंसिडेंट होगा यहाँ से आता हुआ तो वो पार्टिकल यहाँ से परावर्तित होगा, या फिर अगर परावर्तित हो जाता तो इस से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ से परावर्तित होगा, या फिर यहाँ से भी पार हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, आगे की तरफ गति करता रहेगा। तो टोटली आप लोगों के पास में कितने फील्ड है, 3 फील्ड है। इन 3 फील्ड के अंदर पार्टिकल की गति कैसी होती है, उसका परावर्तन होता है या नहीं होता है, वो पारगमित होता है या नहीं होता है, उसके लिए अपन को एक तो परावर्तन गुणांक r का मान और साथ ही साथ में दूसरा t किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, पारगमन गुणांक का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इस सूत्र की सहायता से हमने जो फर्स्ट फील्ड था उसके लिए जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, a e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस का आयोटा kx। यहाँ पे k का मान जो था वो किसके, √2m e अपॉन h कट स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट फील्ड में आप देखोगे पोटेंशियल का मान v बराबर 0 है तो इस इक्वेशन में ये भी हट जाएगा। वैसे के वैसे सेकंड फील्ड के लिए, थर्ड फील्ड के लिए क्या इक्वेशन होगी, c e की पावर आयोटा kx प्लस d e की पावर माइनस का आयोटा kx। पर यहाँ पे देखोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। इसके 0 होने का मेन कारण ये है क्योंकि आप जब थर्ड फील्ड के अंदर सेकंड से पार्टिकल जब तीसरे क्षेत्र के अंदर आएगा तो इसके अंदर आप आगे की तरफ कहीं भी जाओ, ऐसा विभव रोधी का पेपर है जिसके पास पोटेंशियल v बराबर v0, क्योंकि आप देखोगे थर्ड फील्ड के अंदर x बराबर a से आगे की तरफ सभी जगह पे पोटेंशियल का मान हमेशा क्या है, 0। तो उसके बाद में टोटल एनर्जी का जो भी पार्टिकल है वो हमेशा क्या आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, इसकी गति यहाँ से आगे की तरफ होती रहेगी। मतलब ओनली फॉर ओनली आपके पास में जो गति होगी कण की, ओनली फॉर ओनली वो कौन सी दिशा में होगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई गति नहीं होगी। इस वजह से साइन थर्ड क्या आएगा आपकी, c की पावर आएगा kx के बराबर आएगा। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, ये आपके इस टाइप के जो दो इक्वेशन आएगी, एक और दो, कौन से क्षेत्र के लिए, एक तो फर्स्ट फील्ड के लिए और ये वाली जो एक इक्वेशन आएगी वो कौन से फील्ड के लिए आएगी, थर्ड के लिए। नॉर्मल सॉल्यूशन करोगे तब ये कौन सा होगा, इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 4। उसके बाद वापस से आप ये जो थ्योरी लगाओगे कौन सी, कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थर्ड फील्ड के अंदर गति होगी, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी क्योंकि कोई भी पोटेंशियल वेरिएबल नहीं है। तो उस कंडीशन के अंदर ये इक्वेशन वापस किससे के रूप में, इक्वेशन नंबर 5 के रूप में आ जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 6 के रूप में आ जाएगी। अब देखो कि जो ये आयताकार पोटेंशियल वेरिएबल है, इस पोटेंशियल के अंदर ये फर्स्ट फील्ड, ये सेकंड फील्ड और ये थर्ड फील्ड और ये पोटेंशियल, इसकी एनर्जी भी। अब इसके ऊपर इंसिडेंट होने वाला पार्टिकल जो होगा या कोई भी कण है उसके पास में टोटली कितने प्रकार की एनर्जी हो सकती है, 2 प्रकार की एनर्जी। एक तो एनर्जी ये क्या हो, इस पोटेंशियल फील्ड से अधिक हो, और एक एनर्जी ये क्या हो, लेस देन v0। मतलब आपके पास में कोई भी पार्टिकल आप इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर लेफ्ट साइड से यहाँ पे इंसिडेंट करते हो तो उसके पास में टोटल कितने टाइप की एनर्जी हो सकती है, 2 प्रकार की। एक तो वो पार्टिकल ऐसा होगा जिसके पास में एनर्जी कैसी होगी, इस v0 पोटेंशियल से कम होगी,
दूसरा पार्टिकल ऐसा हो सकता है जिसके पास एनर्जी कैसी होगी, इस वी नॉट पोटेंशियल से क्या होगी, अधिक होगी। मतलब आपके पास में दो प्रकार की लेवल होगी, एक में एनर्जी क्या होगी, लेस देन वी नॉट, और एक में एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर देन वी नॉट। इन दोनों ही कंडीशन के अंदर आप लोगों को ये पता करना है कि पार्टिकल का परावर्तन गुणांक क्या होगा, मतलब पार्टिकल इस पोटेंशियल फील्ड को पार करके फर्स्ट से सेकंड में जाता है, सेकंड से थर्ड में जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर इनके परावर्तन गुणांक R तथा परावर्तन गुणांक T का क्या मान आएगा, उसकी इक्वेशन ज्ञात करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन जब एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट होगी तब भी R का मान क्या होगा और T का मान क्या होगा वो आपको ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के आप लोगों को इसके अंदर वेव फंक्शन क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा या नहीं होगा, वो कुछ चीज भी नहीं दिखनी है, देखना होता है फिक्स आप लोगों को क्या है R और T का मान। और ये R और T जो है आप ऑप्टिक्स के अंदर तो उस तरंग की ऊर्जा की सहायता से जान सकते हैं, पर यहाँ पे R और T का क्या है वो किसके ऊपर, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कौन सी होगी, प्रायिकता धारा में। क्योंकि अब आप यहाँ पे देखोगे तो जब पार्टिकल इसके ऊपर इंसिडेंट होगा तो गतिशील अवस्था में होगा, और गतिशील अवस्था में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अगर आपको देखनी है तो इसके लिए किसका यूज किया जाता है, प्रायिकता धारा घनत्व का। मतलब आपको यहाँ पे R और T का मान जो है वो कहाँ किसकी सहायता से मिलेगा, प्रायिकता धारा घनत्व की सहायता से। मतलब रेशियो आपको किस रूप में निकालना पड़ेगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि जो R है वो परावर्तन गुणांक है, मतलब आप परावर्तित होने वाला कण तथा आपतित होने वाले कण की जो प्रायिकता धारा घनत्व होगी उसका रेशियो जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, आप उसी प्रकार से T जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा, इन फील्ड से पारगमित होने वाला या फिर अपवर्तित होने वाले कण की प्रायिकता धारा घनत्व अपन आपतित होने वाले कण की प्रायिकता धारा घनत्व की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन लेते हैं जब एनर्जी क्या हो, लेस देन वी नॉट हो, मतलब आपतित होने वाले कण की ऊर्जा जो आप लोगों के पास में आयताकार विभव प्राचीर है उससे अगर उसकी ऊर्जा कम हो तो उस कंडीशन के अंदर उस पार्टिकल का परावर्तन गुणांक या पारगमन गुणांक क्या होगा वो हमें। तो देखो आपके पास अब टोटली देखी जाए तो आप लोगों ने 6 इक्वेशन निकाल ली, 6 नहीं सॉरी 5 इक्वेशन। कौन सी है, एक तो साइन फर्स्ट फील्ड के लिए जो इक्वेशन वो क्या है, e की पावर आयोटा kx प्लस b e की पावर माइनस आयोटा kx, ये है परावर्तित कण का वेव फंक्शन, और ये है कौन सा फंक्शन है, आपतित कण का वेव फंक्शन, क्योंकि दोनों ही एक फील्ड में है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल वेव फंक्शन हमें फर्स्ट फील्ड का मिल जाएगा। इसी प्रकार से साइन थर्ड क्या है आप लोगों के c e की पावर आयोटा kx, इसको नंबर 4 और ये नंबर क्या होगी 5, लास्ट वीडियो में देख लेना पता चल जाएगा इक्वेशन नंबर कौन सी है वो वहां से पता चल जाएगा। थर्ड फील्ड में ओनली फॉर पार्टिकल का पारगमन होता है क्योंकि उसके पास में किसी प्रकार का कोई भी थर्ड फील्ड के अंदर क्या है आपके पास में किसी तरह कोई पोटेंशियल फील्ड नहीं है जो कि पार्टिकल की गति को बाधित कर सके, इस वजह से ओनली फॉर c e की पावर आयोटा kx मतलब उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में गति वाला ही फंक्शन नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 लगा देते हैं। अब आपके पास में आती है स्थिति फर्स्ट, जब एनर्जी E क्या हो लेस देन वी नॉट के कण के लिए क्षेत्र सेकंड के लिए अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण से, देखो श्रोडिंगर समीकरण क्या होगा यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर e माइनस v साइन सेकंड बराबर 0, पर साइन सेकंड के लिए v किसके बराबर है v नॉट के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट का स्क्वायर
E माइनस V नॉट साइन सेकेंड इज इक्वल टू G। पर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एनर्जी E का मान क्या है, V नॉट से कम है। जब चूंकि E क्या है, V नॉट से कम है, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए मैं आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको V नॉट को कॉमन लेना पड़ेगा। V नॉट को अगर आप V नॉट कॉमन नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लोगे तो ही उस कंडीशन में ये इक्वेशन पॉजिटिव बनी हुई रहेगी। कैसे देखो, आपको इस इक्वेशन को किस प्रकार से सेट करना पड़ेगा, इस प्रकार से माइनस 2m h कट का स्क्वायर V नॉट माइनस E साइन सेकंड बराबर। अब देखो ये इक्वेशन जो है आप लोगों की कैसी बनी हुई रहेगी, पॉजिटिव ही बनी रहेगी, क्योंकि नेगेटिव यहाँ से आपने क्या किया है, नेगेटिव साइन कॉमन किया है। और यहाँ पे V नॉट माइनस E को आप अगर क्या करोगे, V नॉट में से E को घटाओगे तब भी आपको इसके अंदर भी कैसी वैल्यू मिल जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू भी मिल जाएगी। क्योंकि इस इक्वेशन को इस रूप में चेंज करने का मेन कारण यही है, क्योंकि आपके पास में जो इंसिडेंट होने वाला पार्टिकल है उसकी एनर्जी क्या है, जो आपके पास में रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल एनर्जी से उसका मान क्या है, कम है। इस वजह से इस इक्वेशन को किसके रूप में, इस रूप में चेंज करना पड़ता है। अब देखो, यदि मान लो कि माना कि 2m अपॉन h कट स्क्वायर V नॉट माइनस E अगर किसके बराबर अल्फा स्क्वायर है, तो श्रोडिंगर समीकरण क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर साइन सेकंड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर साइन सेकंड इज इक्वल टू 0। इसको क्या नंबर लगा दो, 6। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और इस नेगेटिव साइन वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप जब सॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन नंबर 6 का सॉल्यूशन किस टाइप में आएगा, इसको समीकरण नंबर 6 का हल हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन सेकंड इज इक्वल टू डी के बाद में ई, सॉरी इसको एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस के अल्फा एक्स, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ पे देखो ये गति जो है, ये जो सेकंड क्षेत्र है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। अब देखो ये पॉजिटिव प्लस का एक्स है, ये क्या है, पारगमन, जो फर्स्ट से पार्टिकल पारगमन हो गया उसकी गति कौन से के सेकंड क्षेत्र के अंदर होगी, उसके लिए ये पॉजिटिव एक्स वाला होगा। अब देखो जब ये सेकंड फील्ड में गति कर रहा है तो उसके बाद में भी आप देखोगे तो यहाँ पे आपके इसके पास में फिर से क्या है, पोटेंशियल बैरियर है, जिसके पास में v का मान क्या है, v नॉट के बराबर है। तो यहाँ से भी ये पार्टिकल वापस क्या हो सकता है, परावर्तित हो सकता है। इस वजह से उसकी गति वापस कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, माइनस एक्स दिशा में हो जाएगी। इस वजह से ये सेकंड आपके पास में टर्म आ जाती है, जो कि सेकंड फील्ड के अंदर परावर्तित होने वाले पार्टिकल को शो करती है। और दूसरी चीज ये, जब भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की और बीच में माइनस का साइन आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमेशा उसका सॉल्यूशन जो है वो रियल सॉल्यूशन होता है, कभी भी इमेजिनरी सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपने जब आप सेकंड ईयर के अंदर अभी आप पढ़ रहे होगे अवकलन समीकरण, उसके अंदर भी आपने देखा होगा पीआई और सीएफ वाला आप सॉल्यूशन लिखते हो उसमें ये आता है। लेकिन यहीं पर अगर पॉजिटिव साइन आ जाए तो वहां पे आप लोगों को इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलता है, तो उस कंडीशन में वहां पे आप आयोटा के एक्स और माइनस का आयोटा के एक्स के रूप में सॉल्यूशन दे रहे हो। तो ये इक्वेशन नंबर 7 है। ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 4, 5 और 7 में ए, बी, सी, एफ और जी क्या है, नियतांक है। ठीक है। जिस प्रकार से आपने पोटेंशियल स्टेप में इन नियतांकों का मान किससे ज्ञात किया था, परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात किया था।
का मान हम क्या कर सकते हैं, का मान हम तरंग फलन की परिसीमा प्रतिबंध से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कि जब हमने पढ़ी थी जो परिसीमा प्रतिबंध, तो वहां पे जहां पे पोटेंशियल कम होता है वहां पे वेव फंक्शन क्या हो जाता था, मैक्सिमम हो जाता था। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं है, अब आपको एक पॉइंट कहाँ पे इसकी डिस्कंटिन्यूटी हो रही है, असंततता कहाँ पे आ रही है, एक तो x बराबर 0 यहाँ पे आ रही है और एक असंततता कहाँ पे आ रही है, x बराबर 1 के ऊपर आ रही है। इन दोनों की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, वेव फंक्शन की साइन की क्या देखनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी, सततता। यहाँ पे भी साइन की सततता या कंटिन्यूटी की सहायता से आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, ए बी सी एफ और जी के बीच में एक रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो इन कांस्टेंट का मान हमको क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। सो देखो क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड, जो ये फर्स्ट फील्ड और ये सेकंड फील्ड है, मैं परिसीमा प्रतिबंध क्या होगी, किसके ऊपर, x बराबर 0 के, x बराबर 0 पे फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड में जो आपके परिसीमा प्रतिबंध है वो ये होंगे कि जो यहाँ पे x बराबर 0 है उसके बाद पहला और सेकंड फील्ड दोनों का वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस होना चाहिए। मतलब अगर कंटीन्यूअस या सतत वो तरंग फलन आपके पास में है, या फिर वो इस परिसीमा सततता के तरंग फलन के सततता के परिसीमा प्रतिबंध को फॉलो करता है, तभी हम उस वेव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, पार्टिकल के लिए, पार्टिकल की गति के लिए डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज उसका यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर x बराबर 0 पे क्या होना चाहिए, sin प्लस किसके बराबर होना चाहिए, sin सेकंड के। अगर वेव फंक्शन सतत है तो इनका फर्स्ट डेरिवेटिव भी कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया आपके इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 4 और इस इक्वेशन नंबर 7 का यूज करके क्या करोगे, इन दोनों ही इक्वेशन का अंदर क्या करोगे, इनका मान पुट करोगे इन वेव फंक्शन का, और प्रूव और एक इक्वेशन ज्ञात करोगे जो कि किसके बीच में, इन कांस्टेंट के बीच में क्या करती है, रिलेशन शो करती है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4, 7 एंड 8 से x बराबर 0 पर sin फर्स्ट किसके बराबर करो, sin सेकंड है, तो क्या इक्वेशन प्राप्त होगी, a e की पावर आएगा k 0 प्लस b e की पावर माइनस क्या आएगा k 0 इस टू क्या हो जाएगा आपके f e की पावर अल्फा 0 g e की पावर माइनस k अल्फा। तो इक्वेशन क्या आ गई, a प्लस b इस टू क्या आ गया f प्लस g। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देते हैं, 9 बना देते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अभी इसी तरीके से पुनः क्या करना पड़ेगा आपको, पुनः इक्वेशन नंबर 4, 7 एंड 8 से x बराबर 0 पर डेल साइन फर्स्ट अपॉन डेल x इसके बराबर होगा डेल साइन सेकंड बाय डेल x पर। ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। अब यहाँ से इनका और इनका मान इसके साथ रखेंगे और x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, आयोटा k a e की पावर आयोटा k 0 माइनस आयोटा k b e की पावर माइनस का आयोटा k 0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अल्फा f e की पावर अल्फा 0 प्लस अल्फा प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, ऊपर पावर क्या है माइनस के अल्फा, इसलिए माइनस अल्फा जी ई की पावर माइनस के अल्फा जी। तो ये इक्वेशन क्या आएगी, आयोटा के कोष्टक में a माइनस बी प्लस अल्फा सॉरी इक्वल्स टू
क्वेश्चन में क्या देगा f माइनस g। ये इक्वेशन क्या होगी आप लोगों के नंबर कितने आ जाएगी 10 का। अब ऐसे के वैसे ये इक्वेशन नंबर 9 और 10 निकली है, वैसे के वैसे आप लोगों को जो इसके अंदर जो ये सेकंड वाली डिस्कंटिन्यूटी होगी जब पोटेंशियल के ऊपर, वहां पे भी आपको वेव फंक्शन की कंटिन्यूटी का परिसीमा प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी आप जब परिसीमा प्रतिबंध लगाओगे तो उस कंडीशन में आपको ऐसे ऐसे और दो इक्वेशन मिलेगी। फिर उन चार ये जो चार टोटल इक्वेशन प्राप्त होगी उन चारों इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं परिसीमा, ये जो चार इक्वेशन मिलेगी परिसीमा प्रतिबंध की सहायता से, उनसे हम क्या कर सकते हैं बी ए और जी और एफ के बीच में एक रिलेशन ज्ञात करेंगे। उसी रिलेशन से हमें क्या मिलेगा परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान मिलेगा। अब देखो साइन सेकंड आपके पास में क्या है f e की पावर अल्फा x प्लस g e की पावर माइनस के अल्फा, तो इसका नंबर है आपके 7। अब आपको क्या करना है क्षेत्र सेकंड एंड थर्ड में परिसीमा प्रतिबंध से x बराबर a पर क्या होगा आपका साइन सेकंड क्या होना चाहिए साइन प्रतिबंध, मतलब वेव फंक्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर जो वेव फंक्शन है वो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कंटीन्यूअस होना चाहिए, वेव फंक्शन सतत रहना चाहिए, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। साथ ही साथ में साइन सेकंड अपॉन डेल x बराबर किसकी साइन थर्ड अपॉन डेल x की बराबर होना चाहिए। अब क्या करोगे ये क्या नंबर हो गए इक्वेशन नंबर 11। अब किसका यूज करना है इक्वेशन नंबर 5 7 एंड 11 से x बराबर a पर साइन फर्स्ट इक्वेशन साइन सेकंड इक्वेशन साइन थर्ड, तो क्या इक्वेशन मिलेगी a e की पावर आएगा k a सॉरी e की पावर k कहां से यहाँ पे क्या आएगा आपकी f e की पावर अल्फा a प्लस g e की पावर माइनस के अल्फा a बराबर c e की पावर आएगा k a, या फिर इसको किस प्रकार से और लिख सकते हो c e की पावर आएगा k a इसके बराबर आ जाएगा f e की पावर अल्फा a प्लस g e की पावर माइनस के अल्फा। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी आपकी। अब इसी प्रकार पुनः इक्वेशन नंबर 5 7 एंड 11 से x बराबर a पर क्या करने पे डाल साइन सेकंड अपन डेल x बराबर क्या करने पे डेल साइन थर्ड इक्वल्स टू डेल x, तो इक्वेशन क्या मिलेगी आयोटा या फिर अल्फा f e की पावर अल्फा प्लस माइनस अल्फा g e की पावर माइनस के अल्फा इज इक्वल टू आयोटा k c e की पावर आयोटा k। इसको और किस रूप में लिख सकते हो यहाँ से आयोटा k c e की पावर आयोटा k a इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके अल्फा कॉमन आ गया, ठीक है। अब आप अंदर क्या लिख सकते हो f e की पावर अल्फा a माइनस g e की पावर माइनस k अल्फा a, ये इक्वेशन नंबर 4। अब आप लोगों के पास में टोटली क्या है कितने इक्वेशन है मेन इक्वेशन, एक तो नंबर ये 10
फिर ये नंबर 9, 10, 12 और 13, ये 4 इक्वेशन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इन्हीं 4 इक्वेशन की सहायता से आप लोगों को क्या पता चलेगा, इन 3 विभव फील्ड के अंदर या 3 क्षेत्रों के अंदर, जहां एक में पोटेंशियल 0 है, दूसरे में पोटेंशियल का मान V0 है, तीसरे में पोटेंशियल वापस 0 है, कि उन तीनों के अंदर किस प्रकार से पार्टिकल की गति हो रही है, परावर्तन गुणांक क्या है, पारगमन गुणांक क्या है, पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो मैं यहाँ पर उन इक्वेशन को वापस से लिख रहा हूँ। तो आप लोगों को मेनली जो कल की क्लास स्टार्ट होगी वो इन्हीं 4 इक्वेशन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो इक्वेशन जो 9 है वो आप लोगों के क्या है, a + b किसके बराबर होगा, f + g के। और एक इक्वेशन जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आयोटा के कोष्ठक में a - b किसके बराबर है, अल्फा कोष्ठक में f - g के। इसके बाद में जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है वो कौन सी, c e की पावर आयोटा के a बराबर f e की पावर अल्फा a प्लस g e की पावर -k। उसके बाद में आयोटा के c e की पावर आयोटा के a इक्वल्स टू अल्फा कोष्ठक में f e की पावर अल्फा a माइनस g e की पावर -k। नंबर 12 और ये क्या हो जाएगी आपके 13। इन 4 इक्वेशन से ही आगे आपकी क्या होगी, कल की क्लास स्टार्ट होगी। इन्हीं चारों इक्वेशन की सहायता से हमें क्या मिलेंगे, परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान हमें पता चलेगा। ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, सेम पोटेंशियल स्टेप के जैसा है पर काफी लंबा डेरिवेशन है। तो जितना स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, एक भी अगर स्टेप के अंदर बीच में कहीं भी प्लस या माइनस की गड़बड़ हो गई तो पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा और आपके परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान भी आपको क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो इसलिए एक एक स्टेप करवा रहा हूँ और एक एक स्टेप कहीं से भी ये भी पॉइंट बीच में नहीं छोड़ेंगे, जिससे क्या हो आप लोगों के आंसर इसका सही आए और याद भी आपको आसानी से हो जाए और समझ में भी आ जाए कहाँ पे क्या हो रहा है वो। ठीक है ना, अब आगे का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इससे आगे हम B और A के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर F और G और C इन सब के बीच में, मतलब ये जो 5 कांस्टेंट आपके इसमें यूज हो रहे हैं, पांचों के बीच में आपको एक रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा। उसी रिलेशन की सहायता से परावर्तन और पारगमन गुणांक का मान पता चलेगा।